Let's start major difference between Ind AS and IFRS and reason for differences. So section 1 is कि IFRS के अंदर Ind AS 7 IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है बट Ind AS में भी कोई आया नहीं है. नेक्स्ट इज कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो भी Ind AS में नोटिफाई मतलब नहीं हुए हैं, जैसे IAS 26 रिटायरमेट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, IAS 39 उन्होंने इंडिया ने अर्लियर अडॉप्ट कर लिया था 109, इफ्रिक 2, SIC 7 इंट्रोडक्शन इन यूरो रिलेटेड है यहाँ पे, और एक एम्बेडेड डेरिवेटिव से. ये इंडेक्स 109 के अंदर ऑल इंक्लूडेड है, नोट स्पेसिफिकली ऐसे. तो ये इतना रिलेवेंस नहीं है, मेन यहाँ पे कार्व आउट्स है इसके. जैसे इंडेक्स 1 से रिलेटेड क्या है कि IS 1 के अंदर है कि अगर रिपोर्टिंग पीरियड तक अगर हमारी कोई लोन अरेंजमेंट से रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटी हमारी ड्यू हो जाती है रिपेबल ऑन डिमांड, तो वो हमारी नॉन करंट जो लाइबिलिटी थी हमारी, तो वो करंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी. और उस ये मैटर नहीं करता कि अगर ब्रीच रेक्टिफाई हो गई आफ्टर बैलेंस शीट डेट और नॉट, वो उस केस में करंट क्लासीफाई होगी, नॉन करंट नहीं होगी. और सिमिलर इंडेस के केस में, इंडेस 1 के केस में ये वाली चीजें वो सारी इंडेस की हैं, एंड दिस वन इज रिलेटिंग टू IAS और IFRS. लेकिन बस इंडेस में ये है कि अगर मटेरियल प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट की है वो रिपेबल ऑन डिमांड थी, लेकिन अगर लैंडर एग्री हो जाता है आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसको हम नॉन करंट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं वहाँ पे. बस उसमें ये है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट थी ना, जो भी नेक्स्ट इंडेक्स से सिमिलर है जो IAS 10 के अंदर है, कि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट रहेगा कि अगर बाद में लेंडर ने अगर उस ब्रीच को वेव ऑफ भी कर दिया कि अब आपको नहीं देना या आप बाद में दे सकते हो, तो कोई मैटर नहीं करेगा, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा. बट अगर सिमिलर इंडेक्स केस में वो एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है, तो हम उसको एडजस्ट करके नॉन करंट में क्लासीफाई कर सकते हैं. तो ये कार्व आउट है वहाँ पे IAS एंड इंडेक्स के अंदर. नेक्स्ट इज IAS 16 के अंदर. और उसमें जैसे IAS 1 के अंदर एक ये भी है कि जितनी हमारी, अगर हम जैसे लोन की लाइबिलिटी हमारी 31 मार्च को बन रही थी, और अगर हम चले गए उससे पहले 31 मार्च से पहले, तो वो नॉर्मल रहेगा, वो उसके ऊपर कोई IAS 1 एंड IAS 10 के नॉर्मल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, ये स्पेसिफिक अप्लाई नहीं होंगे. बिकॉज जिस दिन हमारी ड्यू डेट थी उस दिन हमने कोई ब्रीच नहीं किया, तो उसका कोई ब्रीच नहीं हुआ. जैसे हमारी 31 मार्च की लाइबिलिटी थी ड्यू डेट पेबल की, हम चले गए 2 दिन पहले कि हमारा लोन एक्सटेंड करवा दो, तो वो भी नॉन करंट ही रहेगी क्योंकि हमने कोई ब्रीच नहीं की रिपोर्टिंग डेट पे या उससे पहले. नेक्स्ट इज IAS 16. अब इसके अंदर क्या है कि जैसे जब हम कोई IP जैसे PPE बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, उससे अगर हम कोई इन्वेंट्री डेवलप होगी, तो उससे हमें कोई सेल प्रोसीड मिल गई उसको बेचने से, तो इसमें IAS 16 में क्या कहता है कि उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ. बट इंडिया क्या कहता है कि जो आपकी PPE की कॉस्ट है उसमें से आप उसको डिडक्ट कर लो, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ना लेके जाओ. जो आपकी नेट सेल प्रोसीड्स है, कि आपकी कोई कॉस्ट लगी होगी उसमें जनरेट करने में, और जो आपकी इनकम आई है उनका नेट प्रोसीड्स आप उसकी कॉस्ट में से लेस कर दो. ये एक एग्जाम्पशन मतलब ये पूछ सकते हैं जैसे एक छोटे छोटे पॉइंट्स में. नेक्स्ट IAS 28 से रिलेटेड क्या है कि उसमें ये है कि जो IAS 28 है, जो एसोसिएट्स या JV की बात करते हैं अकाउंटिंग करने की, वो ये कहते हैं कि आपको इक्विटी मेथड अप्लाई करना है और आपको यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है. बट इंडेस में क्या कहता है कि अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, बिकॉज कई बार हमारा ये हो सकता है ना कि हमारी 20% या 25% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट हम उसको कंट्रोल नहीं करें, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप बना के दो. तभी उसने कह दिया कि अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो. बस एक यही डिफरेंस है वहाँ पे. या अगर कहीं होता है ना कि जैसे अगर कोई एंटिटी है बट हम कंट्रोल उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट वो नहीं करना चाह रही, तो हम उस पर फोर्स नहीं कर सकते. इंडिया मतलब इंडिया ये मेथड या पॉलिसी एक अडॉप्ट करते हैं, तो इसलिए उसने अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू डाल दिया. आपको करनी चाहिए बट अगर नहीं कर सकते, इन दैट केस आपको वो नहीं करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इंडेक्स 32 या IAS 32 में क्या है कि जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें क्या है कि जो फॉरेन करेंसी उसका इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन होता है, जो कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं, जैसे उसके अंदर हमारे पास लेंडर के पास या हम कोई भी ऑप्शन हो सकता है, वो कि किसके पास ऑप्शन है कि हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवाएंगे या डेट के अंदर कन्वर्टेड रहेगा वो बॉन्ड का पोर्शन. तो उसमें अगर कोई इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन है उस डेरिवेटिव, तो वो क्या माना डेरिवेटिव लाइबिलिटी मानी जाती है, जो एक एम्बेडेड है उस बॉन्ड के अंदर. तो हमें उसका जो भी गेन और लॉस होता है, क्योंकि हम एम्बेडेड डेरिवेटिव होते हैं उसको हम FVTPL में मेजर करते हैं, तो उसका जो भी गेन और लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगी. बट इंडेक्स के अंदर ये एग्जाम वो ये है कि जो अगर हम फिक्स नंबर ऑफ एंटिटी ऑन इंस्ट्रूमेंट करेंगे, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई हो जाएगा. जैसे अगर कोई कन्वर्जन ऑप्शन है उसके अंदर कोई इक्विटी फिक्स नंबर ऑफ अगर हम दे रहे हैं, तो इक्विटी क्लासीफाई होगा, तो हमें उसमें से इक्विटी पर्टिकुलर पोर्शन सेपरेट करना पड़ेगा. जैसे इसके लिए चाहे वो इसमें ये भी है कि एक्सरसाइज प्राइस
वो किसी भी करेंसी के अंदर फिक्स हो, लेकिन नंबर ऑफ एंटिटी जो हमारे खुद के एंटिटी के ओन इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स होने चाहिए। इसमें जैसे एक आईसी का एक इलस्ट्रेशन भी है क्या आ सकती है अगर वो पूछते हैं तो, जैसे एंटिटी इशू बॉन्ड विद द फेस वैल्यू ऑफ यूएसडी 100 एंड कैरिंग अ फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ 6%, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 1000। देखो इसमें क्या होगा कि वो फिक्स नंबर के अंदर है ना 1000 नंबर्स, तो एफसीसीबी विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। और उन्होंने यही कार्ड आउट के ऊपर एक इलस्ट्रेशन दे रखी है यहाँ पे कि दो वो एक डेरिवेटिव उसके अंदर एम्बेड है बट इंडेक्स उसको सेपरेटली नहीं करता अगर वो फिक्स नंबर के अंदर है। अगर वो फिक्स नहीं है इन दैट केस इट विल बी क्वालिफाइड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। हमें बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 103 से रिलेटेड अब क्या है कि जैसे अगर जब हम गुडविल निकाल रहे होते हैं 103 के अंदर, जो या हम पर्टिकुलरली IFRS 3 की बात करें, जो हम नेट एसेट्स वर्सेस जो हम परचेज कंसिडरेशन कंपैरिजन करते हैं, उस केस में अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको बार्गेन परचेज गेन क्लासीफाई करते हैं। इंडेक्स में तुम क्या करते हैं उसको डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं अदर इक्विटी के अंदर OCI में। बट जो IFRS 3 है वो क्या कहते हैं आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम दिखाओ, सीधी सी बात है। आपको उसको OCI के अंदर नहीं दिखाना अगर बार्गेन परचेज आ रहा है। ये थोड़ी है कि हम कई बार ना, अगर हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वो IFRS से पूछ रहा है इंडेक्स से पूछ रहा है। इंडेक्स से पूछ रहा है तो उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना होगा। बट अगर वो IFRS है तो वो इस पे MCQs भी आ जाते हैं, तो हमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करना होगा, ये ध्यान रखना ऑप्शन में। नाउ इंडेक्स 101 लास्ट, इसमें कार्व आउट क्या है कि जो IFRS 1 है ना वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि प्रीवियस गैप क्या क्या है। दो मैं जैसे अब इसमें डायरेक्टली स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकता बिकॉज कॉपीराइट कंटेंट होता है IAS का, IFRS का। तो उसमें क्या है कि उन्होंने ना डेफिनेशन प्रीवियस गैप की बस डेफिनेशन प्रेस्क्राइब कर रखी है। और इंडिया में क्या है कि नोटिफाइड इंडेक्स जब भी एप्लीकेबल होंगे तब से आपको लगाना है वहाँ पे। अगर वो ट्रांजिशन प्रोविजन कोई इंडेक्स बता रहे हैं तो आप वो लगाओ। अदरवाइज 101 के अकॉर्डिंग आप रेट्रोस्पेक्टिवली या जो भी आपको मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच लग रही है तो वो अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, एक्सेप्ट की कोई एग्जाम्पशन एक्सेप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अलाउिंग कॉस्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट एज ऑन ट्रांजिशन। तो इसमें क्या जैसे हम इंडेक्स के अंदर देखते हैं कि डीम्ड कॉस्ट की हमारे पास एक्सेप्शन होती है कि हम पीपी में जो भी प्रीवियस कैप की कैरिंग अमाउंट है उसमें हम सारी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होता है ऑल आइटम्स ऑफ पीपी, हमें सारी आइटम्स को जो भी एएस के अंदर, जैसे हमारे इंडिया इंडेक्स से पहले तो एएस थे, तो एएस में जो भी वैल्यू थी उस वही हम इंडेक्स में कैरी ऑन कर लेंगे। बट सिमिलर को IFRS के अंदर एग्जाम्पशन नहीं है, अगर ये ध्यान रखना है, क्योंकि IFRS में आती है आइधर हमें रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना होगा या उस डेट ऑफ ट्रांजिशन की फेयर वैल्यू भी लगाना होगा, या हम प्रीवियस गैप रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर हमने जैसे 1 अप्रैल 2015 को हमने वो कोई 23 मान लो 1 अप्रैल 23 हमारा डेट ऑफ ट्रांजिशन है, उससे हमने कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले हमने कोई रिवैल्यूएशन की थी, तो हम उसको भी कैरी ऑन करके आगे अप्लाई कर सकते हैं अगर हमने कोई रिसेंटली कोई की है। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। तो ये क्या है कि जैसे जो जब एएस थे प्रीवियस कैप्स थे तो वहाँ पे एक एंटिटी पॉलिसी कर सकती थी कि अपने लॉन्ग टर्म कर मॉनेटरी LTF CMI को वो क्लासीफाई कर दे सेपरेटली। लेकिन सिमिलरली IFRS के अंदर कोई प्रोविजन भी है तो वो उसको कोई पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकती इंडेक्स 101 से रिलेटेड। और अगर क्योंकि अगर वो एंटिटी अगर वही सेम कंटिन्यू पॉलिसी रखना चाहती है अभी भी, तो उस पर इंडेक्स 21 नहीं लगता, तो वही सेम कंटिन्यू पॉलिसी करेगी। बट IFRS 1 के अंदर कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसे इंडेक्स 21 लगाना पड़ेगा उस डेट ऑफ ट्रांजिशन से। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें होता है सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। जो IFRS है उसमें ये IFRIC 12 के अंदर प्रोवाइडेड है, लेकिन जो इंडेक्स है उसमें अपेंडिक्स D के अंदर ये प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि इसमें भी कई वो छोटा मोटा कोई पॉइंट पूछ ले तो एक केस स्टडी नंबर 13 है वो इसमें पूरी डिटेल में प्रोवाइड कर रखी है। एंड प्रोविजन में अप्लाई, इसमें जो IFRS में क्या बस इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि अगर कोई हम जब हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है, जब अगर हम इंडेक्स 101 जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है, बट एक एक्सेप्शन है वहाँ पे कि हम पॉलिसी को अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड है तो इमीडिएटली बिफोर बिगिनिंग ऑफ वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज जब हम डेट ऑफ ट्रांजिशन बना रहे हैं वहाँ से हम एज पर प्रीवियस गैप उसी से हम कैरी ऑन करके आगे कर सकते हैं। एक ये एक्सेप्शन है अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। बट सिमिलर कोई IFRS के अंदर नहीं है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है एक्सेप्ट पॉलिसी एडॉप्शन ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन रिलेशन टू सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट relating to toll roads recognized in financial statement immediately before beginning of the first India's financial statement। मीन्स एक तरीके से डीम्ड कोस्ट हम उसी को कैरी ऑन करेंगे फॉर अमोर्टाइजेशन पर्पस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जैसे अगर हमने सिमिलर देखी थी यहाँ पे डीम्ड कॉस्ट की थी ना, तो सिमिलर वहाँ पे भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है डीम्ड कॉस्ट की। बट सिमिलर को IFRS में पहले ऊपर भी नहीं थी तो अब भी यहाँ पे हमने कोई नहीं थी, आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे वाला ये दोनों के अंदर ये सेम है, तो ये कोई कार्व आउट यहाँ पे नहीं है।
और एक लास्ट एक कार्बिन है कि जो IFRS जो 3 है वो क्या करता है कि जो स्कोप है बिजनेस कॉम्बिनेशन में अंडर कॉमन कंट्रोल वो एक्सक्लूड करता है, बट जो अपेंडिक्स सी है इंडेक्स 103 का वो इंक्लूड करता है। कार्बन क्या होता है कि जो ऐसी चीजें जो इंडेक्स ने एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। और कार्व आउट क्या होता है कि जो IFRS, क्योंकि हमने कन्वर्जन किया IFRS से, तो हमने जो IFRS में था उससे हम क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या डिफरेंटली फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कार्व आउट्स, एंड दैट इज द मेन समरी है। इसमें अगर आप कोई मेन मेन देखोगे ना, तो एक तो जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, दिस इज द मेन पॉइंट। वो इससे रिलेटेड बस एक MCQ में पूछ सकते हैं कि क्या प्रोविजन है, तो उसमें ध्यान रखना कि वहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है LTMC लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। और एक ये पॉइंट जैसे वो MCQs में कई बार पूछ लेते हैं बार्गेन परचेज से रिलेटेड कि उसको कहाँ दिखाओगे, अदर इक्विटी में या प्रॉफिट एंड लॉस में, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस करना है। एंड ये वाला भी अभी वैसे टेस्ट नहीं किया गया, तो इसको भी एक बार कर लेना कि नेट प्रोसीड्स जो IFRS के अंदर है वो ज्यादा ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहे हैं। IFRS पूछ रहे हैं तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, लेकिन अगर वो इंडेक्स की बात कर रहा है तो हम उसको कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगे नेट प्रोसीड्स को। और इस पे तो रिलेटेड वो क्वेश्चन कई बार पूछते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म ब्रीच हुई है इंडेक्स में, हमें वो एडजस्टिंग इवेंट बन के एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज दूसरे केस में वो नॉन एडजस्टिंग रहेगा, तो वो करंट हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा जब ब्रीच कॉन्डोन होगी हो जाए। दैट द मेन समरी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।